पिक्स के ऑडियो पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। परिणाम आ चुके हैं और अब परिणाम के बाद सवाल है, बहुत से सवाल कि आखिर ये परिणाम किस तरह से रहे और क्यों देश की जनता ने और राजस्थान में खास तौर पर जनता ने इस तरह का परिणाम दिया। इस खास बातचीत को करने के लिए आज हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के पूर्व डिप्टी एडिटर गोविंद चतुर्वेदी जी हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्ते। जी थैंक यू। सर, ये जो पूरा परिणाम आया है एक तरह से बिल्कुल चौंका देने वाला परिणाम है। राजस्थान में खास तौर पर बात करेंगे तो कांग्रेस की तमाम जो सर्वे आ रहे थे उनमें 0 से 5 तक की सीटें ये मान रहे थे कि हाँ इतनी सीट आएंगी, और उसके बाद बीजेपी का जो सिलसिला है 25 का वो कहीं कहीं थमेगा, वो जरूर थमा है, लेकिन कांग्रेस का ये जंप सर, इस पर समझना चाहेंगे कि ये सब कैसे हो। निखिल जी, जी सर। बहुत सही है आपका सवाल। जी सर। लेकिन इसके बैकग्राउंड में हमको जाकर के बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी जी और सर। उसके साथ चलेंगे। एक तो हो गया नेशनल पर्सपेक्टिव, जी सर। जो आपने शुरू में कहा, राष्ट्रीय स्तर पर तो जी। देश में जो हवा चलती है वो हवा यहाँ भी आती है। जी सर। और देश की, राजस्थान की बात करने के पहले बहुत संक्षेप में मैं देश की बात करता हूँ कि देश में क्या हवा चल रही थी। देश में एक तरफ हवा चल रही थी जी। राम मंदिर जी। और दूसरे मुद्दों की, जी। और दूसरी तरफ हवा क्या चल रही थी? दूसरी तरफ हवा चल रही थी महंगाई की, जी। संविधान की रक्षा की, जी। लोकतंत्र की रक्षा की, जी। इनके साथ आरक्षण को बचाने की, जी। और साथ में एक भाईचारे का माहौल बना करके। जी। और जो महंगाई का इशू था वो था, फिर अग्निवीर जो राजस्थान में बहुत बड़ा इशू था। जी। तो इन सब दोनों तरह की जो नेशनल लेवल पे हवा चल रही थी, जी। उन हवाओं में से दूसरी हवा का असर यहाँ ज्यादा हुआ। जी। जो हम कई बार कहते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ जी। और जी। दक्षिणी विक्षोभ। जी। तो ये मान लीजिए आपके ये राष्ट्रीय विक्षोभ जो था, जी। वो राजस्थान पर भी बहुत अच्छे से उसने असर डाला, क्योंकि वो सारे मुद्दे जी। राजस्थान की जनता से भी, जुड़े। चाहे वो एक वर्ग विशेष की बात कर लें, जी। और लेकिन वो बहुत जुड़े हुए थे। तो जी। ये तो हुआ नेशनल पर्सपेक्टिव का इशू। जी। फिर इसके बाद अब आप राजस्थान की, अगर अकेले राजस्थान की हम बात करें, तो मुझे ध्यान पड़ता है कि 1984, जी। 1989, जी। ये ऐसे मौके थे, ऐसे मौकों में शामिल थे जहां राजस्थान की सारी लोकसभा सीटें जी। इन दोनों मौकों पर, जैसे 25-25 थी, वो किसी एक पार्टी के साथ गई। 84 में कांग्रेस के साथ गई, जी। 89 में दूसरे गैर कांग्रेस के पास चली गई। जी। उसके बाद फिर ये जो दो चुनाव हुए, 2014 जी। और 2019, ये ऐसे थे जहां पूरी तरह से ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लगातार दो मौकों पे होने से लोगों के दिल दिमाग पे ये असर था कि क्या ये हैट्रिक लगेगी, जी। क्या ये तीसरी बार भी बीजेपी 25 सीटें ले जाएगी। जी। चुनावों की, आम चुनाव की घोषणा के पहले जो माहौल था निखिल जी, वो ये बिल्कुल लग रहा था जी। कि बीजेपी एक बार बहुत हावी है, जी। और बीजेपी के मुद्दे हावी हैं। राम मंदिर का 22 जनवरी को जो उद्घाटन, लोग मतलब एक तरह से वहां प्राण प्रतिष्ठा प्राण हुई, उसके प्रतिष्ठा की। बाद जी। तो उस प्राण प्रतिष्ठा से माहौल सा बन गया। जी। लेकिन बाद में जब इंडिया गठबंधन बना, और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से इन इश्यूज को लिया, जी। कि संविधान, आरक्षण, जी। और राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जाति जनजाति की, अल्पसंख्यकों की है। इसके साथ जो जातीय समीकरणों की हम बात करें, तो जो जातीय समीकरण विधानसभा चुनाव के समय 19-20 हुए, जी। गुर्जर मान लीजिए कांग्रेस से थोड़ा दूर चले गए, जी। मीणा, जाट, ये जी। लोग सब साथ रहे, जी। तो एक जातीय समीकरण जी। सही तरीके से सधा। मेरा मानना यह है, उम्मीदवारों की घोषणा जी। और उम्मीदवारों के नाम, वो जी। भी मोटे तौर पर ऐसे हुए जिसमें किसी को कोई ज्यादा कहने सुनने की या गुटबाजी की बात वहां नहीं थी। जी। जहां जिसको ठीक लगा उनको टिकट दिए गए, और मोटे मोटे मतलब गुंजाइश हमेशा रहती है किसी भी निर्णय में, किसी भी, चाहे नेता का हो, दल का हो,
परिवार का हो, समाज का हो, उस पर उंगली उठाने की पूरी गुंजाइश होती है। जी। उठाने वाले उठा सकते हैं। जी। लेकिन मोटे तौर पर मेरा मानना यह है कि जो कैंडिडेचर राजस्थान में आई थी, जी। कोई एक आध को छोड़ दें तो वो बहुत अच्छी कैंडिडेचर थी। जी। अब इससे क्या हुआ, जातीय समीकरण सधे, जी। दिल्ली या राष्ट्रीय स्तर पे जो हवा चल रही थी उसका पूरा असर यहाँ आया। जी। फिर कांग्रेस की जो रणनीति थी, इस बार जो रणनीति रही कांग्रेस की, जी। वो ऐसी रही कि राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें, सारे राज्यों में देख लें तो दिल्ली से जी। नेताओं का आना जाना या दखल बहुत कम रहा। जी। केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे अन्य राज्यों में भी जी। जहां दिल्ली के नेताओं को जाना था वहीं गए, अन्यथा सारी कमान स्थानीय नेताओं पर छोड़ी गई। जी। जैसे राजस्थान में पूर्व जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी। गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी जो यहाँ के थे रंधावा जी, मोटे तौर पे इन चार ने सारे कामकाज को संभाला। बीच बीच में ये अपने दूसरे राज्यों में भी जाते रहे, लेकिन यहाँ जो कमान प्रचार की इनकी जिम्मे रही। आप देखिए कि इसके विपरीत अगर आप जाके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में मोटे तौर पर ये कमान रही प्रधानमंत्री, दिल्ली दरबार के हाथ में। दिल्ली दरबार के हाथों में। जी। प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी, जी। गृह मंत्री अमित शाह, जी। और इनके अलावा भी यहाँ आकर के जो नेता बैठे जी। वो भी दिल्ली से आकर के बैठ गए और उन्होंने पूरे उसको संभाला। जबकि यहाँ जो स्थिति थी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो अपने चुनाव क्षेत्र में चले गए, जी। बाकी उनके बाद के जो नेता थे वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे। सतीश एक पूनिया को हरियाणा भेज दिया। उनको हरियाणा भेज दिया। इसी तरह से जहां जहां जिनको, मतलब वो ये मान लीजिए आपके उसमें पार्टी के असंतोष को साधने की वो ज्यादा शायद निगाह रही होगी। और लेकिन वसुंधरा मोटे राजे तौर को तो सर ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण रेखा बना के घेरे के अंदर ही रख दिया कि बाहर ही नहीं आना पूरे चुनाव में। मैं उसी आपके उस पर आ रहा हूँ, जो पॉइंट आपने उठाया जी। कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जी। 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रही वो। जी। और राजस्थान की राजनीति में अगर आप देखें, भले वो जी। मध्य प्रदेश से हों, जी। सिंधिया परिवार से, लेकिन वो यहाँ आकर के धौलपुर में उनकी शादी हुई। जी। और उसके बाद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, जी। 85 से वो यहाँ एमएलए बनी पहले, जी। और फिर 89 से वो मेंबर पार्लियामेंट हो गई। तो लगभग 40 साल, जी। 16 और 24, 40 साल का उनका राजस्थान से जुड़ाव। 2014 के चुनाव में उन्होंने 25 सीटें दिलाने में बड़ा योगदान दिया। अब कहने को कोई भी मना कर दे या कह दे कि भाई वो तो इस कारण या उस कारण से जीते, 2014 में मोदी जी की हवा चल रही थी, 2019 में भी हवा चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हवा होती भी है तो हवा को फिर स्थानीय लोग आगे बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं। तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार पूरी तरह, मतलब मुझे ध्यान नहीं है कि वो एक भी दिन किसी पड़ोस के लोकसभा क्षेत्र में भी गई हों। केवल उन्होंने अपने आप को झालावाड़ तक सीमित रखा। तो ठीक है, दुष्यंत सिंह वो 5वीं बार चुनाव जीते, लेकिन इन सब कारणों से, और फिर इसके बाद जो एक सबसे बड़ा, 2 और कारण इसके बाद बचते हैं कि एक बार कांग्रेस ने जो गठबंधन किए दूसरी पार्टियों से, बांसवाड़ा सीट के लिए वो भारतीय आदिवासी पार्टी बाप, सीकर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और तीसरी यहाँ नागौर में आरएलपी के साथ आरएलपी हनुमान बेनीवाल जी की। तो इन 3 से जो गठबंधन हुआ, मुझे अब भी ध्यान आ रहा है कि शुरुआती तौर पर जब ये गठबंधन हुआ तो इसको लेकर के अंगुली उठी। कहा गया कि ये गठबंधन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, इनसे हमारी 3 सीटें कम होंगी, और जो भी कारण थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन 3 सीटों पर गठबंधन करने से जो ये कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं, 8 कांग्रेस को और 3 गठबंधन की, अगर ये गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस को 8 सीटें मिलने में फिर दिक्कत आती। कैसे दिक्कत आती? बाप का असर केवल बांसवाड़ा में नहीं है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है ही, लेकिन वो चित्तौड़ में भी असर डालती, वो उदयपुर में भी असर डालती,
बिल्कुल वो जालौर सिरोही पे भी असर डालती। बिल्कुल। सिरोही वो का चूंकि एक बेल्ट पूरा आदिवासियों की तरफ चला पूरा जाता है। आदिवासियों का है, जी तो आप जी उसके मामले में सिरोही और उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते जी हैं, जालौर के बारे में। जी जी तो वहां असर डालती, तो ये कम से कम 4-5 सीटों पर बाप असर डालती। इसी तरह से रालोपा, जी हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, वो जाटों के हिसाब से अगर देखें अपन, जी और फिर नौजवानों में जो हनुमान बेनीवाल की स्वीकार्यता एक सीमा तक है, जी उसको देख के तो नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जी बाड़मेर, जी चित्तौड़, वही जी 5-7 सीटों पे वो असर डालते। वही जी सीपीएम का होता कि जी सीपीएम सीकर, चूरू, झुंझुनू और जी हनुमानगढ़, गंगानगर। तो जी इन सब से कुछ सीटें कॉमन होती, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये तीनों मिलके जीतते भले कहीं नहीं, जी हनुमान बेनीवाल एक जीतते या जो भी परिस्थिति बनती, क्योंकि जी वो पहले सांसद रहे हुए हैं 2019 में, तो उनका दावा था ही। लेकिन मान लीजिए, तो उसके अलावा ये सीटें खराब बहुत होती, क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट होता। तो जी ये जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन ने कांग्रेस की 3 सीटें तो गठबंधन की पार्टियों को मिल गई, तीनों को। जी और 8 सीटें कांग्रेस की, जहां वोटों का डिवीजन होता, वो डिवीजन बच गया। जी जी बहुत, किसी भी पार्टी की जीत और हार में अपने मतों को लेना जी और सामने वाले के मतों को काटना, बांटना, जी ये रणनीति के हिस्से होते हैं। और उस रणनीति में आप सोचिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब गए थे, तो जी इतने ढोल बाजों के साथ गए, और ये लगा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय पूरे उदयपुर संभाग को खराब कर देंगे। जी जी लेकिन स्थिति ये हुई कि उम्मीदवार बनने के बावजूद महेंद्र सिंह मालवीय अपनी खुद की सीट को नहीं बचा पाए, जी लोकसभा की को लड़े और हारे जी राजकुमार रोध से। और जी इससे भी आगे जाके जो उनकी अपनी विधानसभा सीट थी, बागीदोरा, वो जी वहां भी हार गए। जो उपचुनाव हुआ, राजकुमार रोध का तो एक बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट ही रहा सर ये। नहीं मेरे अंदाज से, अगर आप निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि आप उस इलाके में गए होंगे, जी और बांसवाड़ा डूंगरपुर के इलाके में जी बाप पार्टी ने पिछले सालों में जो मेहनत की है, नंबर एक। और नंबर दो, राजकुमार रोध को मैं स्पेशली कहता हूं कि उसका अपने इलाकों में, खासतौर से नौजवानों में, जी जो हम हनुमान बेनीवाल की इधर बात कर रहे हैं, मैं खुद विधानसभा चुनाव के टाइम पे उधर गया, जी और उसके बाद भी, उसके पहले भी, पिछले चुनाव के समय से। जी तो मैंने राजकुमार रोध का एक करिश्मा देखा उस इलाके में। जी नौजवानों को उसके बारे में बात करते देखा, कॉलेज के स्टूडेंट्स को उसके बारे में बात करते देखा। जी और उस आदमी की खासियत यही है, जो मैंने जब नागौर गया तो हनुमान बेनीवाल के लिए और उनके जो भाई हैं, उनके बारे में सुनी। वहां की कॉन्स्टिट्युएंसी में, नागौर में, लोगों का कहना यह था कि साहब, उनको रात को 12 बजे भी आप फोन करेंगे तो वो फोन उठाएंगे जी और उसका जवाब देंगे, जरूरत हुई तो मौके पर आ जाएंगे। जी ये हनुमान बेनीवाल के लिए और उनके भाई के लिए लोगों का कहना था। जनता में ये भरोसा विधानसभा, होना भी बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी जी क्योंकि आज, अब जब मोबाइल के दौर में हम आ गए हैं जी निखिल जी, तो मोबाइल के दौर में तो आदमी रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ती है तो उठा के उसको फोन करता है जो मददगार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे में इन लोगों, और यही स्थिति मैंने वहां इस राजकुमार रोध के लिए सुनी। जी तो जब मैदान में आए थे, दोनों आमने सामने आए, तो जी बहुत से हमारे साथियों ने, बहुत से चैनल्स पर जो बातचीत हुई, जी अलग अलग जहां भी, तो जी लोग कह रहे थे कि नहीं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बहुत भारी रहेगा। जी और मैंने उस समय, ये नहीं कह रहा हूं कोई तारीफ के लिए, लेकिन मैंने उस समय कहा कि राजकुमार रोध उसको बहुत अच्छे से पटकनी दे सकता है, जी और वो देगा। और वो पटकनी दे भी दी। लोकसभा में भी दी और विधानसभा के उपचुनाव में भी दी। जी तो इन सब के साथ, जो आखिरी में एक कारण और मैं रखना चाहता हूं, जी वो कारण इस 25 सीटों में जो 14-11 का हुआ, जी उसमें एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस सरकार जो दिसंबर तक रही, जी गहलोत के नेतृत्व वाली, तो उस जी गहलोत सरकार ने जो पिछले 5 साल में जी जनता से जुड़े फैसले किए, जी खासतौर से सोशल सेक्टर में, जी हाँ, खास चाहे करके जो वो, सोशल सिक्योरिटी की आप बात करेंगे यस तो। यस, जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी की। चाहे लोगों को पेंशन देने का हो, चाहे लोगों को इंदिरा रसोई चलाने का हो, 8 मेडिकल रुपए में खाना इंश्योरेंस हो, देने का, मेडिकल इंश्योरेंस हो, पेंशन। मेडिकल इंश्योरेंस तो बहुत ही गजब की स्कीम थी। जी फिर आरजीएचएस हुआ। जी इन सब चीजों से जो एक माहौल बना, और बाद में नई सरकार के आने के बाद
जी नई सरकार के आने के बाद उन स्कीमों में से कुछ को बदला गया, कुछ के नाम बदले गए, कुछ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो जी। अभी इन 4 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में लोगों ने उसको याद किया कि नहीं, वो स्कीमें बहुत अच्छी थी, और उनसे सर बहुत इसमें अच्छा सबसे फायदा बड़ी मिल रहा स्कीम जो थी ना सर, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए हुआ करती थी, वो थी खास तौर पर जो मेडिकल की, जो इंश्योरेंस का जो था, है। बिल्कुल। मेडिक्लेम को लेकर जो था कि 25 लाख रुपए तक आपको मिल जाते थे। यस इस सरकार यस। ने आते ही सबसे पहले उसी को ही बंद किया और वो हाँ, 5 लाख कर चिरंजीवी दिया। चिरंजीवी योजना पे ये सर आया चिरंजीवी उसका। योजना। बिल्कुल ठीक कह वो रहे एक हैं आप। बड़ा आधार था सर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बहुत आप देखिए ना निखिल जी, किसी को भी मिडिल क्लास नहीं, मैं तो अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो जी असाध्य रोग हो जाते हैं। आप बताइए, जी किसी को भी दिल की बीमारी हो गई, किसी को भी जी कैंसर हो गया, किसी को गुर्दे की बीमारी हो गई, जी उसको सिर्फ अस्पताल जाना है। जी 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 और जो राइट टू हेल्थ हुआ, जी उसके बाद तो आपने और हमने सबने देखा कि विरोध खूब हुआ उसका। जी कमियां अगर हैं तो वो दूर होनी चाहिए, उनके कोई वो नहीं है। जी लेकिन आदमी को गारंटी ये मिल जाना कि मैं अस्पताल, और मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जी जी सब जानते हैं, हर आदमी जानता है, जो हमारे श्रोता होंगे वो भी जानते होंगे कि घर में अगर ऐसी कोई भी तकलीफ हुई और जी आदमी केवल अस्पताल चला गया, जी। वो वापस उठ करके आ गया और उसको कुछ नहीं लेना देना पड़ा। 25 लाख रुपए बड़ी रकम होती है सर, उसमें एक अच्छी बहुत बाईपास बड़ी, हो जाती है बहुत अच्छे बड़ी, हॉस्पिटल में। बहुत बड़ी रकम। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है, और इसके साथ फिर सामने का जो मैंने बताया आपको, कि सामने से एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया की तो पूरी गैरहाजिरी हो गई, वो जी तो कहीं परिदृश्य में ही नहीं थी। जी और दूसरा जो बड़ा कारण रहा, सीपी जोशी जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित रह गए ज्यादा। और जी तीसरा कारण ये हुआ। जी। हेलो हेलो। हेलो। आवाज हाँ, आवाज कहीं आवाज आ आवाज। रही है। हाँ अब आ रही है सर वापस, हाँ बताएं सर। हाँ, तो जी ये दो बड़े कारण तो ये हो गए, जी इनकी वजह से ये ऐसी स्थितियां बनी कि जी उसके बाद आगे बढ़ना। तीसरा कारण जो मैं कह रहा था, तीसरा कारण ये हुआ कि दिल्ली से जो मुख्यमंत्री दिए गए, जी मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, जी। भजन लाल जी के मुख्यमंत्री होने में कोई वो नहीं है, लेकिन उनका अपना लेकिन अनुभव। राजस्थान की माफ करिए सर, राजस्थान की राजनीति में पर्ची सीएम मैंने अपनी पत्रकारिता में पहली बार देखा। पसंद का सीएम होता है, विधायक दल चुनते हैं। एक कहीं एक चार्म होता है किसी को, चाहे वसुंधरा राजे की बात करें, चाहे भैरव सिंह शेखावत की बात करें। लेकिन 25 सीएम का मुझे नहीं लगता सर कि पहले कहीं किसी ने देखा हो। सही कह रहे हैं निखिल जी, मेरे जी को भी लगभग है 44-45 साल हो गए पत्रकारिता जी और इसमें जी लिखा पढ़ी करते हुए। जी लेकिन मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। अब जब लोग कह रहे हैं, जी चुनाव मतदान के बाद ही जब कम मतदान हुआ और ये चीजें चली कि भाई उनको बदला जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है, जी तो मुझे लगता है कि मेरे को हंसी भी आ रही थी और मैं कह रहा था कि भाई भजनलाल शर्मा का क्या दोष है, जी उनका दोष क्या है? उनको तो आपने जिम्मा दे दिया दिल्ली ने, जी पर्ची से दिया है, जो भी जैसे करके, जी और उन्होंने जो करना था अपना काम किया, भागदौड़ करते रहे बेचारे। जी 100 से ज्यादा मीटिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। पर देखिए, अनुभव की अपनी जी कीमत होती है। जी जी अनुभव यूं ही नहीं मिलता है आदमी को, जी वर्षों लगते हैं, 30-30, 40-40, 25-25 साल। अब अगर 40 साल वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान में लगाए तो उनको हर क्षेत्र के बारे में पता है। उसी तरह अशोक जी के बारे में हम बात करते हैं, पहले भैरू सिंह जी के बारे में बात करते थे, तो इन लोगों ने अपना जीवन दे दिया। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। जीवन को आप उस नए आदमी के सामने दांव पे लगा रहे हो, तो उसको एक अच्छा तालमेल बिठा के, जहां भी हो, मैं इस सूरत की बात कर रहा हूँ कि जहां भी ऐसे हो, वहां जी एक अच्छे तालमेल के साथ हो। तो अब भजन लाल जी की अपनी सीमाएं थी, फिर उनको भागना दौड़ना था, तो जी। इस सारे चक्कर में फिर मंत्री और ये सब जो दाएं बाएं होते रहे, लेकिन उनकी ये चलती चर्चाएं रही। इसीलिए भी हो रही हैं सर इस परिणामों के बाद में कि सीएम अपने ही घर में कमल नहीं खिला पाए भरतपुर में। हाँ, वो फर्क पड़ता है, वो उन चीजों का फर्क पड़ता है। मैंने जी कहा ना कि जो जातीय समीकरण होते हैं, वो जातीय समीकरण अपने अपने तरीके से काम करते हैं, और उन चीजों के फर्क होते हैं। तो कुल मिलाकर के इन कारणों से ये बना कि राजस्थान की जनता में एक माहौल ये बना, और फिर क्या होता है कि इन चीजों से एक परसेप्शन बनता है। जी और एक परसेप्शन, जो आपने कहा कि सर्वे हुए, जी पार्टियों ने कराए, जी अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्वे होते रहे, बाजार में ये आता रहा, जी और वो माहौल जो बना,
उस माहौल ने ये एक धारणा बना दी आम आदमी में कि भाई अब इस बार हैट्रिक नहीं लग रही। हैट्रिक नहीं लग रही तो कितनी सीटें आएंगी? तो शुरू में हुआ कि 0 से 5 आ सकती हैं, फिर 5 से 7 हुई, फिर 8 हुई, और होते होते ये 11 सीटों पे आ गया मामला। लेकिन 11 सीट का सर्वे नहीं था सर, सर्वे तमाम मीडिया जो कर रही थी अलग अलग, वो 0 से 5 6 इससे ज्यादा नहीं दे रहे थे वो लोग। हाँ, ज्यादा नहीं दे रहे थे, लेकिन जो लेकिन वो माहौल देंगे भी मैंने कैसे, क्योंकि मीडिया तो 2014 के बाद में लगातार मीडिया जिस तरह से अपनी बात को रखता आया है, वो जानते हैं कि मीडिया जिस अविश्वसनीयता की दौर से गुजर रहा है 2014 से माफ करिएगा 24 तक, तो वहां इनके सर्वे भी मानने लगे थे कि 0-5 से तो आएगा ही। मैं तो ये भी बड़ी बात मानता हूँ कि मीडिया मान रहा था कि 0 से 5 तो कांग्रेस आएगी। निखिल जी, जो आपने एक शब्द काम में लिया, मैं उस शब्द को, और मैं अपने हक से कहता हूं, जी जो मैंने कहा, आपको भी 30-35 साल हो गए होंगे पत्रकारिता करते, मेरे को भी हो गए, मेरे जैसे और भी बहुत से साथी होंगे जिनको इतना टाइम हो गया होगा, या जिनको पत्रकारिता में आज जो हो रहा है, जो आपने एक लाइन कही, उसी तरह से मैं भी उस तरह की बात सोचता हूँ कि यार हम कहाँ जा रहे हैं। ये राजनेता राजनेता के हिसाब से काम करते हैं, और मीडिया मीडिया को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। हमारा काम सच बताना है, जी किसी एक धारणा को बनाना या उस धारणा को लेकर के चलना नहीं है। जी अगर आप राजनेताओं की बात करेंगे तो मान लीजिए एक सेकंड के लिए मोदी जी, तो अभी जब बात हो रही थी तो पिछले दिनों ये बात हुई कि भाई बीजेपी में खुद में जो रास्ते होते हैं जी कम्युनिकेशन के, जो जी फीडबैक का सिस्टम था, जी ये बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमारा फीडबैक का सिस्टम इन 10 सालों में कोलैप्स कर गया। बिल्कुल कर गया सर। आप मैं कोलैप्स कर बताता गया। हूँ, बीजेपी का जो पूरा संगठनात्मक ढांचा है, दिल्ली से लेकर लास्ट गांव तक, जो इनको ये जाकर कहते हैं पन्ना प्रमुख, ठीक है। पहले जब टिकट देते थे, बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा मंडल अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक रायशुमारी बनती थी कि किसे जी प्रत्याशी बनाया जाए। तो अब वो सिस्टम तो सब टूट ही गया। अच्छा, प्रत्याशी बनाने की बात ही नहीं, अब तो विधायक देखिए सर, कानून अगर दायरे में बात करें, संवैधानिक बात करें, जब तो ये था कि तमाम विधायक मिलकर एक विधायक दल में एक नेता चुनते हैं जिसे आप सीएम कहते हैं, लेकिन यहाँ तो एक हेलीकॉप्टर से राजनाथ सिंह आते हैं, पर्ची थमाते हैं, लो भाई आप सीएम हो गए। तो लोकतंत्र की व्यवस्था में ये सीन कभी नहीं देखा गया, जो उस टीवी मीडिया में हमने तमाम वो वीडियो फुटेज देखे होंगे, ये पर्ची सीएम वाला। तो अब वो चीजें तो खत्म ही हो गई सब। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ जी निखिल जी की, राजनेता मतलब जी बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो और भी दलों के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बीजेपी पे बात कर रहे हैं जीतने की, और परिणाम पे बात कर रहे हैं 14-11 पर। जी तो बीजेपी में वो रास्ते बंद हो गए फीडबैक के, बिल्कुल सर। नीचे से फीडबैक जाना ही बंद हो गया, ये बीजेपी के खुद के नेताओं का कहना है। और सही है उसी सर। का परिणाम हम देखें तो जब ये इन लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले चरण के मतदान से ही, तो राजस्थान में 2 चरणों में मतदान हुआ, दोनों चरणों के मतदान में वो बिल्कुल बेरुखी पर थे, जी और उसी के साथ फिर जाकर के वो देश में सारा उन चीजों का असर आया। जी लेकिन मैं आगे आता हूं उस बात पे जो आपको अफसोस है, जिसका दुख आपको है, जिसका दुख मेरे को है, जी कि जब राजनेता मीडिया को यूज करते हैं, जी कोई मेरा साथी कहे कि नहीं हम यूज नहीं होते, जी वो शायद हम गलत कह रहे हैं, जी लेकिन यूज भी हो और इस पैमाने पर हो कि जी हम वही देखें और वही दिखाएं जी जो हमसे कहा जा रहा है, जी तो वो फिर हम दाव पे, वो नेता तो अंधेरे में रहेगा ही, उसको जी तो नुकसान होगा ही। और जी मेरा मानना यह है, जब अपन बात कर रहे हैं इस समय, जी कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अगर वो 303 से 240 पर आई है, जी और उन सब कारणों के होते हुए आई है जो कारण उसको 303 से 350 पे ले जा सकते थे, जी उसको ही नहीं, उसकी जगह अगर और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस जगह पर होती तो शायद वो भी 350 सीटों पे जाने की उम्मीद कर सकती थी। जब 400 पार की बात शुरू में हो रही थी तो जी कोई मतलब वो सपने की बात नहीं थी, जी वो जुमला सही सोच के लगता कहा था गया सर, होगा। 400 पार तो सही कहें तो। यस, जी यस। जी तो वो हुआ, तो वो परिस्थितियां बन सकती थी, जी लेकिन वो बनी इसलिए नहीं कि बाद में 4 महीने में जो चेंजेज हुए जी जनमानस के, कि उसके दिमाग पे
संविधान बदलने की बात आ रही है, संविधान बदलने से आरक्षण समाप्त होने की बात आ रही है, बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब ने उस संविधान के जरिए जो आरक्षण दिया वो चला जाएगा, जातीय जनगणना नहीं होगी, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीजें बनी, अब ये ऊपर जानी चाहिए थी बातें लौट के कि माहौल ये हो रहा है, जब तक वो पहुंची तब तक फिर ये स्थिति आ गई थी कि फिर मुजरा और मंगलसूत्र पे बात आ गई। तो राजस्थान की जनता इन सब चीजों से बहुत वाकिफ है, बहुत जागरूक है। देश का चाहे आप किसी की एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अगर ये कह के डराता हो कि आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, जबकि हिंदुस्तान की तासीर में ये नफरत है नहीं सर। बिल्कुल नहीं है। और राजस्थान और फिर देश की हम बात करें तो इस देश की जो गंगा जमनी संस्कृति की हम बात करते हैं, जिस आपसी भाईचारे की बात करते हैं, जिस जातीय धार्मिक गुलदस्तों की हम बात करते हैं। देखिए, हिंदू होना या मुसलमान होना या सिख होना या ईसाई होना या पारसी होना या जैन होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अगर उस सनातन को, उस ईश्वर को मानते हैं, जो मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे और सब मानते हैं, इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का हो, वो किसी एक को मानता है। वो चाहे दिखने वाले को माने, बिना दिखने वाले को माने, वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, वो गुरुद्वारे में जाए, वो कहीं भी जाए, चर्च में जाए, लेकिन मानता ज्यादातर आदमी है। जो नहीं मानता है, जिसको हम नास्तिक कहते हैं, वो नास्तिक भी मानता है कि वो किसी को नहीं मानता, उसकी भी एक आस्था है कि वो नास्तिक है। तो कुल मिलाकर के जब हम सब लोग उस रास्ते पे चलने वाले हैं, लेकिन उस रास्ते पे 5000 साल से या इतने सालों से चलते हुए हमने ही तो ये सारा खड़ा किया। और जहां कमी है, कोई भी अगर 19 या 20 बातें करता है, तो कानून है हमारा, वो कानून बहुत सख्ती के साथ पेश आए। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी की अपराध किसी ने किया, किसी बच्चे ने किया, और उस अपराधी बच्चे की सजा किसको मिल रही है? उसके परिवार को, कि उनके घर पे बुलडोजर चल गया। तो ये जो चीजें हुई ना, इनसे आम जनता के दिमाग में ये हुआ कि यार ये तो अच्छा नहीं हो रहा। वो चाहे किसी का भी बच्चा हो, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, अपराध अपराध की जगह उसको अपराधी की तरह और बहुत सख्ती से डील करिए। जितना भी अपराध उसने किया, उसकी सजा उसको दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए, और उसको, जिससे कि दूसरों को सीख हो। लेकिन उस सजा के बदले जो भी काम इस दौर में हुए, तो आपने ठीक कहा कि हमारे देश के ढांचे में, हमारे राजस्थान के उसमें हम बहुत हिल मिल करके, मिलजुल करके रहते आए हैं। और ये चुनाव परिणाम, मतलब कम से कम 14-11 तो है, वो मेरे को ये आश्वस्त करता है कि राजस्थान की जनता अपने इस चरित्र को बना के रखेगी। 25 सीट किसी को मिले, एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, अच्छा काम करे तो खूब दीजिए। अदरवाइज हमको आपस में मिलजुल के रहने के कायदे को, उस परंपरा को तो हमेशा जारी रखना चाहिए। वो अभी उसी कह के रहे थे ना सर, जैसे इन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, तो मैंने कल ही लिखा, मैंने कहा अब की बार तो बस नहीं आ पार। हाँ हाँ हाँ, अब तो नहीं ही बिल्कुल पार सही कह हुई है रहे हैं सर आप, इनकी इस सही बार कह रहे तो। हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे सर एक और मेरा सवाल जाते जाते इस पॉडकास्ट पे, मैं आपको फिर पॉडकास्ट पे लूंगा, क्योंकि आज राजस्थान पे ही हम बात कर रहे थे, कल हम देश के और मुद्दों पर बात करें, लेकिन जाते जाते राजस्थान पर एक सवाल बड़ा बनता है कि ये पूरा चुनाव दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, जातीय आधार पर ज्यादा लड़ा बनिस्बत की अपनी विचारधाराओं के आधार पर। आपका क्या कहना सर? हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जी, और ये केवल इस चुनाव की बात नहीं है निखिल जी, जी। जी, अगर हम सारे चुनावों को उठा के देखें जी, और सारे राजनीतिक दलों को उठा के देखें, जी, हर चुनाव में हर राजनीतिक दल ने जी, अपनी उम्मीदवारी का निर्धारण जी, केवल एक पैमाने पर किया है, जातीय पैमाने पर। जी, ये 1952 से लेकर के और आज तक चले जाएं हम, जी, शुरुआती तौर पर कुछ चुनाव और कुछ उम्मीदवार ऐसे हुए, कुछ चुनाव और कुछ उम्मीदवार जो बिना इसके देखे हुए, और उनको जनता ने चुना भी। लेकिन धीरे धीरे जब ये हुआ कि जयपुर की सीट किसी ब्राह्मण को ही दी जाएगी, जी, चूरू की सीट, झुंझुनू की सीट, सीकर की सीट कोई जाट ही होगा, जी, या जी, जहां जहां भी जैसे जैसे भी जो उम्मीदवारी होगी, जी, जयपुर की सीट पे मान लीजिए ब्राह्मण के साथ वैश्य समुदाय की बात भी आ गई, जी, कहीं अनुसूचित जाति की आ गई, जनजाति की आ गई, मुस्लिम की आ गई,
जी, तो इन सब पैमानों पे हमने क्या किया कि जी, हमने ये तय कर दिया कि जाति को देख करके ही। अब इस बार क्या हुआ, जी, इस बार ये हुआ कि जो धर्म की जी, एक स्थितियां बनी, धार्मिक आधार पर विभाजन की स्थिति बनी, जी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेने की परिस्थिति बनी। जी, तो वो जो देश का माहौल था, आपको ध्यान हो तो जी, जब राम मंदिर वाला मामला चल रहा था जी, और रथ यात्रा निकल रही थी आडवाणी जी की, जिस समय जी, समर्थन वापस लिया गया, तब भी क्या हुआ था, तब एक उन्माद की स्थिति उस समय देश में बनी हुई थी। और उस उन्माद की स्थिति को कम किसने किया? जी, मंडल ने। मंडल, उस जी, समय एक नारा चला कि कमंडल के मुकाबले मंडल। मंडल, तो जी, कमंडल मतलब धर्म हुआ, धर्म जी, का प्रतीक हुआ। मैं उसको हिंदू और मुस्लिम और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जी, मैं केवल धर्म की बात कर रहा हूं। वो धर्म जी, धर्म होता है। जी, तो उस धर्म के आगे उन्होंने जाति को रख दिया। जी, वही स्थिति इस बार थोड़ी ज्यादा हुई कि इस बार धर्म से निपटने के लिए जाति मैदान में आई। और अगर आप इसको राजस्थान के साथ साथ पूरे देश पे भी देखेंगे ले जा करके, तो जी, पूरे देश में इसका असर हुआ। और जी, उसी से जो चुनाव के नतीजे आए कि 303 वाली पार्टी 240 पे आई, जी, 336 या 340 का जो एनडीए था वो एनडीए 292 पे रहा। और जी, जो कांग्रेस 52 पे थी वो 99 पे गई। जी, और जो साझा, जी, जिसको हम इंडिया कह रहे हैं, वो इंडिया ले जाकर के 234 235 वोटों तक पहुंच गया। जी, जी, तो जाति हमेशा से आधार रही है टिकट वितरण का, और हर पार्टी में रही है। कोई पार्टी ये कहे कि हम जाति के आधार पर नहीं देते, तो जी, वो खुद अंधेरे में भले रह ले। देश जी, की और प्रदेश की जनता को पता है कि टिकटों का बंटवारा जाति आधार पर होता आया है, हो रहा है और होएगा। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी जी से। आप सबसे अगर आप कोई पूरी चर्चा में जो आपके कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे देश की राजनीति पर हम फिर बात करने के लिए गोविंद चतुर्वेदी जी को इस पॉडकास्ट में निमंत्रण करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ, निखिल जी आपको भी धन्यवाद और अपने सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद। जी, थैंक यू नमस्ते। सर।